हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज लगभग एक हफ्ते बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था 9 अक्टूबर को। और आज हम लोग 9 अक्टूबर को जो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस बताए थे हैं, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट इज ई शोध सिंधु। तो ई शोध सिंधु क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए क्या है ई शोध सिंधु। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि MHRD का नाम अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हैज़ फॉर्म्ड ई शोध सिंधु मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स। 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज किया गया है। कौन कौन सा? UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा है NLIST, एंड थर्ड वन इज INDEST इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम। यानी इन तीनों को मिला के एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ई शोध सिंधु, जिसका नाम है। अब देखिए कि तीसरी लाइन में क्या लिखा है, द ई शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड करंट एज वेल एज आर्किवल एक्सेस टू मोर देन 10,000 कोर एंड peer reviewed journals and a number of bibliographic citation and factual database in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institution, including centrally funded technical institutes, universities and college that are covered under 12B and 2F sections of the UGC Act। यानी कि ई शोध सिंधु पर क्या है, आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा जर्नल्स मिल जाएंगे, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन और फैक्चुअल डेटाबेस जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं। वहाँ पर थीसिस है, डिसर्टेशंस हैं, पड़े हुए हैं, आपको आसानी से वहाँ पर मिल सकता है। यानी ई शोध सिंधु क्या है, ये इन्हीं के लिए बनाया गया है। और ये जो UGC एक्ट, यूनिवर्सिटी UGC एक्ट 12B और 2F है UGC एक्ट के द्वारा, उसके द्वारा जो सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके थीसिस पेपर्स को और उनके डेटास को रखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ एजेंडा 2030, यानी कि एजेंडा 2030 क्या है। तो देखिए एजेंडा 2030 क्या है, द एजेंडा इज ए कमिटमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई 2030। यानी कि एजेंडा 2030 तक गरीबी दूर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल है। यानी कि 2030 में वर्ल्ड वाइड लेवल पर गरीबी को दूर करना है। इंश्योरिंग दैट नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी ना छूटे। द एडॉप्शन ऑफ द 2030 एजेंडा वॉज लैंडमार्क अचीवमेंट प्रोवाइडिंग फॉर अ शेयर्ड ग्लोबल विजन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। देखिए ये जो एजेंडा 2030 था, इसे यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको 2015 में अपनाया था, और तब से 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि जीरो पावर्टी लानी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम थोरियम, यानी कि मैक्सिमम थोरियम जो है कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है इंडिया में। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना रखा है। सबसे ज़्यादा थोरियम का प्रोड्यूसर है केरला, सेकेंड वन है झारखंड एंड थर्ड वन इज़ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बी वोक हैज़ अ नंबर ऑफ क्रेडिट्स। तो बी वोक में कितने नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं, तो बी वोक में टोटल 180 क्रेडिट्स हैं और 6 सेमेस्टर होते हैं। तो देखिए बी वोक का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। बी वोक जो है आपका, बी वोक होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जा सकती है, तो स्पेलिंग पर इतना ध्यान ना दीजिएगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए बी वोक क्या है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसमें टोटल 180 क्रेडिट्स होते हैं और 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है। यानी कि 6 सेमेस्टर का मतलब 3 इयर्स का कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ ARIIA, यानी ARIIA का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहाँ लिंक के थ्रू जा सकते हैं। बाकी इसमें देख लेते हैं ARIIA का फुल फॉर्म क्या है। देखिए सबसे पहले तो ARIIA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। ये MHRD के इनोवेशन सेल द्वारा इसमें प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स।
तो इसके बारे में कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, एरिया 2020 रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट रैंक जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में IIT मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को मिला है। थर्ड है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, यानी कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को मिला है। चौथा है ओडिशाज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT, इसको प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में मिला है। फिफ्थ वन है आपका SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना, इसको प्राइवेट कॉलेज कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला है। और लास्ट वन है आपका अविनाशा लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन कोयम्बटूर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन कैटेगरी। वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? अविनाशा लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन व्हाट विल बी आफ्टर टुमारोज 3 नंबर्स डे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन व्हाट विल बी आफ्टर टुमारोज 3 नंबर्स डे, यानी कि अगर मान लीजिए ये आज का दिन है, अब कह रहा कि अगर यस्टरडे से पहले फ्राइडे था, मान लीजिए ये यस्टरडे है यानी कि ये आज का दिन है, ये टुडे है, तो कह रहा है कि इफ बिफोर यस्टरडे मतलब इफ बिफोर यस्टरडे मतलब वॉज फ्राइडे, ठीक, यानी कि फ्राइडे यानी कि यस्टरडे क्या था, मतलब कल क्या था, सैटरडे था, और इस हिसाब से आज क्या है, टुडे संडे है, ठीक है। नाउ अब कह रहा इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन व्हाट विल बी आफ्टर टुमारोज 3 नंबर्स डे, यानी कि कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब कल के 3 दिन बाद का मतलब ये टुमारो हो गया, टुमारो यानी कि ये टुमारो हो गया, कल के 3 दिन बाद यानी कल के 3 दिन बाद, यानी एक दिन और जोड़िए, फिर एक दिन और जोड़िए, फिर एक दिन और जोड़िए। अब इस दिन बताना है कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ठीक, बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन व्हाट विल बी आफ्टर टुमारोज 3 नंबर्स डे, आफ्टर टुमारोज 3 नंबर्स डे, यानी कि टुमारो यानी कि आज संडे है तो कल क्या होगा, मंडे होगा, फिर परसों ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा, थर्सडे होगा, और थर्सडे के बाद वाला दिन जो होगा वो क्या होगा, वो फ्राइडे होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या है। इफ बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन व्हाट विल बी टुमारो आफ्टर 3 डेज, यानी टुमारो आफ्टर 3 डेज दैट इज फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर कल के 3 दिन बाद की बात करेंगे तो कल के 3 दिन बाद होगा आपका फ्राइडे, यानी फिर से शुक्रवार आ जाएगा, 8वां दिन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑड वन आउट, आपका नंबर दे रखा है 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91। तो देखिए ये एक पैटर्न है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा भी था कि कम से कम आप लोग जो है स्क्वायर्स, क्यूब्स तो लगभग याद कर लीजिए। मैंने ये कहा था कि 2 से 40 तक आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए नंबर्स के, और 2 से 25 तक क्यूब्स याद कर डालिए, तो इससे क्या है आपका नंबर रीजनिंग जो है फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो अब पैटर्न को गौर करिए, तो मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको देख लीजिए। ये पैटर्न बन रहा है, पहला नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, सेकंड है 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर थर्ड पैटर्न है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 14, यानी कि ऑड 1 छाटना है, यानी 14 तक तो सही है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका 30 हो जाएगा, ये भी सही है।
अब क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, पैटर्न 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 55। यानी कि जो 55 वाला पैटर्न है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो इस पैटर्न पे चलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यानी जब हम इसको करेंगे स्क्वायर तो ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 25 + 6 41 और 9 50 और ये 55। यानी कि यहाँ पर टर्म क्या होना चाहिए, वो टर्म होना चाहिए 55 और यहाँ दे रखा है 50, तो ऑड वन क्या है, ऑड वन आपका 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ गंगा रिवर। तो कौन सा प्राचीन शिक्षण संस्थान था जो कि गंगा रिवर के किनारे बसा था। अब उस ऑप्शन में जो था, कई ऑप्शंस थे, तो इसका सही आंसर है विक्रमशिला, बिहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गेस द मिसिंग नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। गेस द मिसिंग नंबर, यानी कि UOI दे रखा है, डैश है, फिर A है, तो इसको ध्यान से गौर करिए। तो ये आपका वॉवल्स पूछे गए हैं और वॉवल्स वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी AEIOU, तो मिसिंग नंबर क्या होगा, E होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी को छोड़ के जितने बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मनीष इज फैट, ठीक है, मनीष मोटा है। अब इसके बाद इसमें क्या है, ही डिड नॉट ईट इन डे टाइम। अब ये कहा जा रहा है कि वह दोपहर में नहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वह दोपहर में नहीं खाता है लेकिन वो मोटा है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वह रात में खाता होगा। तो विच टाइप ऑफ लॉजिक इट इज़। तो देखिए, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक कहलाता है अर्थापत्ति। क्या कहलाता है, अर्थापत्ति या अर्थापति। अर्थापत्ति मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो फैक्ट्स होते हैं उसका जस्ट इन्फरेंस, हमको अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे अनुमान लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें कहा कि मनीष जो है मोटा है, मनीष क्या है, मनीष फैट है, लेकिन इस साथ ही साथ ये भी लिखा है कि वह दिन में, साथ ही साथ देखिए क्या लिखा है, ही डिड नॉट ईट इन डे टाइम, वह दिन में नहीं खाता है। ही डिड नॉट ईट एट डे टाइम, डे टाइम में वह खाता नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो रात में ज़रूर ही खाता होगा, तभी तो वो मोटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खाना ना खाए और मोटा हो जाए। तो इस टाइप का जो लॉजिक होता है इसको बोलते हैं हम अर्थापत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इज वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं सब में मेमोरी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मैंने आपसे कहा भी था कि मेमोरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो विच इज वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम क्या है, देखिए रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रोम इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच मेथड यूज फॉर सेंसस इन इंडिया, यानी कि भारत में जनगणना के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो देखिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, बी इनमरेशन, कैनवेजर एंड हाउस होल्डर मेथड। कैनवेजर एंड द हाउस होल्डर मेथड आर द 2 रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स ऑफ सेंसस इनमरेशन, यानी कि 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक कैनवेजर मेथड और दूसरा हाउस होल्डर मेथड। तो देखिए, ये कैनवेजर और जो हाउस होल्डर मेथड होता है, इसमें होता क्या है, इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो जनगणना में जिनकी ड्यूटी लगाई गई होती है, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, सबसे हर परिवार का नाम, पता, एड्रेस, पिता का नाम, आधार नंबर, व्यवसाय और जॉब, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जनगणना थी भारत में, कब स्टार्ट हुई थी, तो वाइल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर 10 साल पे जनगणना करवाई जाती है, सेंसस जो है हर 10 साल पर कंडक्ट होता है। शुरुआत इसकी हुई थी बिगिनिंग इन 1872 अंडर ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी 1872 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन 1881। सबसे पहले पूरा जो कंप्लीट सेंसस हुआ था फर्स्ट, वो 1881 में हुआ था। उसके बाद पोस्ट 1949 इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। उसके बाद क्या है कि इसे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा कंडक्ट किया जाने लगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्रिक्स 12th समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, यानी कि ब्रिक्स का जो 12वां समिट होने वाला है या जो होगा वो किस कंट्री, कौन सी कंट्री उसे होस्ट करेगी। तो देखिए आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग रसिया, यानी कि रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग, वो कंट्री जो है कि रूस जो है इसको क्या होस्ट करेगी। द ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड वर्चुअली ऑन नवंबर 17 2020, और ये समिट कब है, 17 नवंबर 2020 को है, 17 नवंबर 2020 को है। ब्रिक्स का देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये 5 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, यानी ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑन विच वेरिएबल वी मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि किस वेरिएबल पर हम इफ़ेक्ट्स को मेज़र करते हैं। तो देखिए एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, जो प्रहस्तन करते हैं, उसी का इम्पैक्ट हमें दिखता है किस पर, डीवी पर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि ये क्या है, कॉज है, आईवी कारण है, और जो डीवी है वो इफेक्ट है यानी प्रभाव है। जैसे शिक्षा की वजह से बेरोजगारी है, तो यहाँ पे शिक्षा क्या है, आईवी है, और बेरोजगारी क्या है, डीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डेटा ऑफ रिसाइकिल बिन स्टोर इन विच मेमोरी, यानी कि जो हम डेटा डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर से और वो जो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, तो वो जो रिसाइकिल बिन में जाता है तो वो कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्टोर होता है, तो वो होता है आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस तरीके से आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बोथ शिफ्ट में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो इसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।